मैं हूं पवन कुमार। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्लक्स एक्सप्लोर योर नॉलेज। और आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का 11th लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ये एक 3D कर्व होता है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो अब अगर हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स पर +1 कूलम का चार्ज रखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने +1 कूलम का चार्ज रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को एक एरो से दिखा सकते हैं। एरो इसका डायरेक्शन दिखा रहा है, एरो हेड आउटवर्ड। तो यहाँ पे अगर हम अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और स्ट्रेंथ फाइंड करना चाहेंगे, तो यहाँ पे +1 कूलम रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेंथ थोड़ा कम जाएगा, तो हम इसको एक छोटे एरो से दिखाएंगे। और इसके बाद और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे +1 कूलम रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा और कम होगा, और इसको हम और एक स्मॉल साइज के एरो से दिखाएंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन में हम डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। तो अब अगर हम इन लाइंस को कनेक्ट कर देंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगी। अब यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इन सब का डायरेक्शन बाहर की ओर है, आउटवर्ड है। क्या हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ लॉस्ट कर देंगे? मतलब इस तरीके से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ लॉस्ट हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। क्या है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डेंसिटी से प्राप्त होगी। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी कम होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम होगा। अब हम किसी चार्ज के लिए हम बहुत सारे फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, लाइंस कितने हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उनका रिलेटिव डेंसिटी इंपॉर्टेंट होता है। अब किसी फील्ड लाइंस के कारण डिफरेंट पॉइंट्स पर डेंसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने फील्ड लाइंस गुजर रहे हैं या क्रॉस हो रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर कुछ फील्ड लाइंस हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो स्मॉल एरिया जो इन लाइंस पे परपेंडिकुलर हैं, हम कंसीडर करते हैं R और S। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि R से नंबर ऑफ लाइंस जो क्रॉस कर रही है उसकी संख्या S से ज्यादा है। तो R पर जो फील्ड लाइंस का डेंसिटी है वो ज्यादा है S से, तो R पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा S से। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डेंसिटी पर निर्भर कर रहा है। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल समझने से पहले हम पढ़ चुके हैं प्लेन एंगल, तो पहले देखते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है। तो प्लेन एंगल क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई स्मॉल लेंथ का कोई लाइन डेल है, और इसके कारण इसका जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट O से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है। तो डेल एल जो है O पर जो एंगल बनाएगा उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। यहाँ पर हमने इसको डेल थीटा से दिखाया है। तो डेल थीटा बराबर क्या होता है, तो डेल थीटा इक्वल टू हो जाता है डेल एल अपॉन R। तो इसी तरीके से मान लेते हैं कि कोई स्मॉल एरिया डेल एस है, और किसी पॉइंट O से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, तो ये क्या करेगा, O पर एक सॉलिड एंगल बनाएगा। यहाँ पर हमने इसको
डेल ओमेगा से दिखाया है। तो डेल ओमेगा फिर कैसे डिफाइन होगा? डेल ओमेगा भी इसी तरीके से डिफाइन होगा, डेल एस अपॉन आर स्क्वायर। अब फील्ड लाइन का डेंसिटी समझने के लिए फील्ड लाइन को फिर से ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर हम दो पॉइंट P1 और P2 लिए, जो ओरिजिन O जहां पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है वहां से R1 और R2 डिस्टेंस पर है। तो P1 का एरिया कितना हो जाएगा? P1 का जो एरिया है ये हो जाएगा R1 स्क्वायर डेल ओमेगा, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके डेल ओमेगा इक्वल टू होता है डेल एस अपॉन R1 स्क्वायर। तो यहाँ से इसका जो एरिया है अगर हम S1 से बोले तो S1 बराबर हो जाएगा R1 स्क्वायर डेल ओमेगा, और P2 का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा R2 स्क्वायर डेल ओमेगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों जो एरिया है दोनों से सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं या काट रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इन दोनों जो एरिया है इन दोनों एरिया से n नंबर ऑफ लाइंस गुजर रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि P1 पर यूनिट एरिया से कितने लाइन क्रॉस होंगे और P2 पर यूनिट एरिया से कितने लाइन क्रॉस होंगे। तो हम इसको यूनिटरी रूल से समझ सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि P1 से अभी मतलब कि R1 स्क्वायर डेल ओमेगा से n लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिट एरिया से n अपॉन R1 स्क्वायर डेल ओमेगा लाइन क्रॉस करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया एट P1 इज n अपॉन डेल ओमेगा R1 स्क्वायर। और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग यूनिट एरिया एट P2 इज n अपॉन डेल ओमेगा R2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि R1 जो है वो R2 से कम है, तो R1 अगर R2 से कम है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो लाइन क्रॉस हो रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R1 के स्क्वायर के R के स्क्वायर के। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस जो P1 से क्रॉस होगी वो ज्यादा होगी नंबर ऑफ लाइन जो P2 से क्रॉस होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है n और डेल ओमेगा दोनों में है यानी कॉमन है। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी 1 अपॉन आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। ये जो पिक्टोरियल वे है सबसे पहले फैराडे के द्वारा इन्वेंट किया गया, और फैराडे ने इन्हें लाइंस ऑफ फोर्स कहा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसी तरीके से मैग्नेटिज्म में इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाने लगा। लेकिन ये वाला जो टर्म है लाइंस ऑफ फोर्स ये थोड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि यहाँ पर तो हम फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो फील्ड लाइंस ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अभी आपको बता चुके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पिक्टोरियल व्यू होता है और ये एक 3D कर्व होता है। अब क्या है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो टेंजेंट के द्वारा दिखाया जाता है। अब टेंजेंट के द्वारा अगर कर्व दिखाया जाएगा तो क्या होगा कि हमें डायरेक्शन के लिए एक एरो की भी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड है, मतलब बहुत सारे लाइन जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर निगेटिव चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करना चाहेंगे तो निगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस है वो अंदर की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, इसे हम डाइपोल कहते हैं। तो डाइपोल पर क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पर ये जो फील्ड लाइंस है ये भी अट्रैक्शन दिखा रहा है। यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, अट्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लेकिन अगर हम यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो दो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, फील्ड लाइन जो है यहाँ पर देखिए कि रिपल्सन दिखा रहा है ये फील्ड लाइंस। तो इसी तरीके से फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और ये प्रॉपर्टीज क्या हैं कि फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और निगेटिव चार्ज पर एंड होता है। अब मान लीजिए कि केवल एक पॉजिटिव चार्ज है या केवल एक निगेटिव चार्ज है, जैसा कि अभी हमने देखा, तो ये
इन्फिनिटी से स्टार्ट या इन्फिनिटी पर एंड हो सकता है। अब क्या है, इन्हें चार्ज फ्री रीजन, अगर कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, यहाँ पर कोई भी ब्रेक नहीं होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो फील्ड लाइंस है ये कंटिन्यूअस कर्व है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो फील्ड लाइंस है ये भी क्या है, कंटिन्यूअस कर्व है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वहां पे इसमें ये है कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कि अगर जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए ये दो फील्ड लाइंस है, मान लेते हैं कि ये दो फील्ड लाइंस ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम। दो टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब है कि इस पॉइंट पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंजर्वेटिव नेचर रिप्रेजेंट करता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे आगे के वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे आगे के वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं फिजिक्स और मैथ के रिगार्डिंग तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप फेसबुक पर जाकर FLUXEYK आप फ्लक्स EYK सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। तो आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।